इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, इनका कार्य क्या है, कार्यकाल क्या है, ये सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान का भाग 5 और आर्टिकल 52 से 78 तक है ना, ये जो जिक्र है, ये जिक्र किया गया है भारत के संविधान के भाग 5 में। आर्टिकल अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक संघ की कार्यपालिका का जिक्र किया गया है। संघ के कार्यपालिका के अंदर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल होता है वो, और एजी ऑडिटर जनरल महान्यायवादी 1 2 3 4 5 ये संघ की कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो आप देख रहे हैं संघ के कार्यपालिका का एक हिस्सा राष्ट्रपति होते हैं, और आज हम लोग यही राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो भाग 5 में 52 से 78 कार्यपालिका का जिक्र है और उसी में राष्ट्रपति आते हैं। तो अब शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो आर्टिकल 72 में कहा गया है भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। फिर बताया गया है उस राष्ट्रपति के अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ होगी, कार्यपालिका शक्तियाँ क्या होगी, बाकी की शक्तियाँ क्या होगी। फिर 54 आर्टिकल में बताया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा, बताया 52 में कि राष्ट्रपति होगा। फिर 54 में बताया कि कैसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, तो वो बताए कि चुनाव के द्वारा करेंगे। 55 में बताया गया कि चुनाव का तरीका क्या होगा, वोट कौन करेंगे, कोई दिक्कत होगा तब क्या होगा। फिर उसके बाद आता है 56 में कार्यकाल की बात की गई। अगर कोई राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो उनका कार्यकाल क्या होगा, कब तक रह सकते हैं, क्या नियम है इस मामले में। फिर एक बात आता है कि राष्ट्रपति अगर एक बार चुन लिए गए तो कब और कितनी बार चुने जाएंगे, वो 57 में उसका जिक्र है, पुनर्निर्वाचन बोलते हैं या पुनः आहर्ता बोलते हैं उसका। फिर अब एक और बात है 58 में, ऊपर सिर्फ बताया गया है कि कार्यकाल क्या होगा, शक्तियाँ क्या होगी, राष्ट्रपति होंगे ऐसा, लेकिन योग्यता कहाँ बताया गया है, 58 के अंदर बताया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में भारत का अनुच्छेद 58 बात करता है। फिर इनके कार्यालय के बारे में जो 59 बात करता है, ये अक्सर उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, एक मोटा मोटी ये सब लिख दिया है, 2-3 चीज़ें ही आपको ख्याल रखना, 4-5 चीज़ें। फिर 60 में शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति जब कोई भी अपने यहाँ सेवा में आते हैं, लोक सेवा में आए, पब्लिक सेवा में आए या सरकारी सेवा में आए, तो उनको शपथ लेना पड़ता है। तो राष्ट्रपति के शपथ का जिक्र 60 में किया गया, अनुच्छेद 60। फिर 61 में महाभियोग की चर्चा की गई है, ये जानना जरूरी है। कभी राष्ट्रपति कोई कदाचार या संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त एक इम्पीचमेंट, हिंदी में महाभियोग बोलते हैं, वो राष्ट्रपति पर लाया जाता है। तो वो जिक्र किया गया है 61 के अंदर। अगर राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पूर्व हटाना हो तो क्या करना है, उसमें 61 में जिक्र है। फिर 62 के अंदर संविधान के आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 में ये बताया गया है कि जब खाली हो, रिक्त हो उनका पद राष्ट्रपति का, तब क्या होगा। फिर 65 में आपने सुना होगा कि वाइस प्रेसिडेंट भी, प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकते हैं। उसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 65 में किया गया है, और वो 65 बताता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कैसे कार्य करेंगे। उसके बाद एक आता है अगर चुनाव करते वक्त कोई दिक्कत हो तो उसके लिए 71 संविधान का अनुच्छेद 71 बताता है कि क्या करना है। और आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति के पास कई शक्तियां हैं, जिसमें एक क्षमादान की शक्तियां हैं, कोर्ट वाली शक्तियां, किसी को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दिया तो माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और भी कई शक्तियां उनके पास है। और एक 74 है जो सबसे मूल है, बेसिक ये समझना है कि अपने संविधान में क्या किया गया है। राष्ट्रपति का पद तो बनाया गया और वो एक कार्यकारी प्रधानमंत्री कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं अपने सभी चीज़ों का, अपने पार्लियामेंट का, अपने ये कार्यपालिका का, तो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। असली में प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री क्या, प्रधानमंत्री के कैबिनेट होता है। तो जो राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं वो आर्टिकल 74 के हिसाब से, पक्का ध्यान रखना है, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 के हिसाब से हमेशा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करेंगे। और मंत्रिपरिषद किसका होता है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बना होता है, और भी कई लोग अलग से भी उसमें शामिल हो सकते हैं। और वो जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट होता है, उसका मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये केंद्र की बात हो रही है, जितना भी बात हो रहा है केंद्र का हो रहा है, न कि राज्य का। तो चलिए शुरू करते हैं, ये मोटा मोटी ओवरव्यू था, अब शुरू करते हैं। 52 में कहा गया कि राष्ट्रपति होंगे, तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या होगी। सबसे पहले योग्यता क्या होगी, जिसका जिक्र अपने यहाँ कहाँ किया गया है, 58 में। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति कोई चुनाव होना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहता है, तो योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक हो। अपने यहाँ एक चीज़ मुख्य बात है कि जो लोग यहाँ कुछ भी कोई भी पद धारण करना चाहते हैं तो उनको यहाँ का नागरिक होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर उनका उम्र 35 वर्ष हो,
कोई लाभ के पद पर नहीं हो। लाभ का पद मतलब ऐसा कोई नहीं हो जिसमें उनको अलग से कोई नौकरी जैसा कोई पद नहीं हो। और लाभ का पद समझने के लिए एक बात और समझ लीजिएगा, इन चारों पदों को छोड़ के सभी लाभ का पद है। इन सभी पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, कोई भी राज्य का राज्यपाल, और मिनिस्टर, राज्य के हों या केंद्र के हों, इन सभी पर राष्ट्र को नहीं माना जाता कि लाभ के पद पर है। अगर कोई प्रेसिडेंट है, दोबारा प्रेसिडेंट चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट लड़ सकते हैं, गवर्नर आ सकते हैं, मिनिस्टर्स आ सकते हैं। चुनाव लड़ने के समय ये लाभ का पद नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर वो चुन लिए जाते हैं और पद ग्रहण करने के पूर्व इनको ये सारे पद छोड़ने होंगे। किसी भी राज्यपाल के राज्य के राज्यपाल हैं, मंत्री हैं, राज्य के मंत्री हैं, देश के मंत्री हैं, प्रेसिडेंट को तो ठीक है, दोबारा वो चुने ही जाते हैं। शपथ ग्रहण के समय वो पद छोड़ना होगा अगर चुन लिए जाते हैं तो। ये स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए लागू है। ये स्टेट के मिनिस्टर हों या सेंटर के मिनिस्टर हों, कोई भी लड़ सकते हैं। वो लाभ के पद में यहाँ काउंट नहीं किया जाता, पर उनको पद छोड़ना होगा अगर वो चुन लिए जाते हैं तो। अब आगे आता है कि अगली योग्यता क्या होनी चाहिए। इन तीनों के बाद इनकी योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का अर्हता रखता हो। लोकसभा का सदस्य होने का जो भी अर्हता है इनके पास होना चाहिए। एक बार चुनाव लड़ लिया इन योग्यताओं के साथ, चुनाव लड़ लिया, और भी कई बातें हैं वो जो आप हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, कभी बहुत डिटेल में बनाएंगे वीडियो तो उसमें बता देंगे। जैसे 50 लोगों प्रस्तावक होना चाहिए, 50 लोग प्रस्ताव, 50 लोगों का समर्थन होना चाहिए जो इसमें वोट करेंगे, तो ये सब है, तो बाद में देखेंगे, अभी पढ़ते हैं। अगर राष्ट्रपति कोई चुन लिए जाते हैं तो उनका कार्यकाल क्या होगा, कितने समय तक वो कार्य करेंगे। तो कार्यकाल के बारे में अपना इसमें है कहीं जिक्र। ये कार्यकाल क्या होगा वो 56 संविधान का अनुच्छेद 56 बताता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। नियुक्ति बताएगा कि 52 में बताया जाता है कि राष्ट्रपति होंगे। जो हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव का, तो 52 बताएगा कि राष्ट्रपति होंगे। उसके बाद योग्यता आता है, योग्यता की बात 58 में हो रही है। और उसके बाद आता है जो लोग योग्य हो गए तो चुन लिए गए तो उनका कार्यकाल क्या होगा। तो कार्यकाल की बात जो की गई है यहाँ आप देखिएगा, अनुच्छेद 56 में उनका कार्यकाल का बात किया गया है। तो कार्यकाल कहाँ है, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल की बात की गई है। कार्यकाल क्या होगा, या तो राष्ट्रपति स्वयं ही इस्तीफा दे दें अपनी मर्जी से, किसको, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको अपना इस्तीफा सौंपेंगे, उपराष्ट्रपति को, या फिर उसको हटा दे। अगर ऐसे तो इनका पूरा कार्यकाल 5 साल का होता है, और अगर 5 साल से पहले हटाना हो या राष्ट्रपति स्वयं हटना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपना होगा। उपराष्ट्रपति नहीं होने से मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय, उनको सौंपना होगा। नहीं तो वो भी नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट को सौंपना होगा। उसी तरह इनका शपथ ग्रहण कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश इनका शपथ ग्रहण कराते हैं। एक बार जब चुन लिए जाते हैं तो शपथ ग्रहण कौन करवाएगा, मुख्य न्यायाधीश इनको पद की शपथ ग्रहण करवाते हैं। और रेजिग्नेशन देना हो तो इनको उपराष्ट्रपति को देना होगा। और इन चीज़ों के बाद अगर उन पर संविधान उल्लंघन का आरोप लगता है और संसद के अंदर महाभियोग आ जाता है, महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, इसी से मुख्य न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। तो जैसे ही महाभियोग आएगा तो राष्ट्रपति में अगर साबित हो जाता है कदाचार और संसद का दोनों सदन ये पारित कर देते हैं, तब राष्ट्रपति को हटना होगा। इन सब के बाद राष्ट्रपति अगर असमर्थ हैं शारीरिक तौर पर तब भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और कोई बात हो अपनी मर्जी से हो तो भी दे सकते हैं। जिस समय राष्ट्रपति का पद है ना, या तो असमर्थ हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो इस समय क्या होगा, ये अपना पद इनका मृत्यु होने पर तो खाली ही हो जाएगा, असमर्थ होने पर इस्तीफा दे सकते हैं। और जब असमर्थ या मृत्यु हो जाए तब वाइस प्रेसिडेंट क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति के जैसे कार्य करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखना है, चुनाव जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है और अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तब तक, तो 6 महीने का कार्यकाल, 6 महीने के अंदर अगला राष्ट्रपति चुनना होता है। अगर 6 महीने में राष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं तब तक पुराने राष्ट्रपति ही उनका कार्यकाल आगे चलता रहता है। इस स्थिति में वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। और जो हम महाभियोग की बात कर रहे हैं तो इस महाभियोग में क्या है, जहां राष्ट्रपति के इलेक्शन में सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं और संसद, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। वहीं महाभियोग प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ संसद के, मतलब केंद्र सरकार के अंदर
जो सदस्य हैं वही भाग लेंगे, उसमें विधानसभाओं का कोई हाथ महाभियोग में नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या है, राष्ट्रपति बनाने में तो वोटिंग करते हैं, जो नॉमिनेटेड है उनका वोट नहीं दिया जाता, जिनको राष्ट्रपति संसद में नॉमिनेट करते हैं, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा, वहाँ तो नॉमिनेशन जो कैंडिडेट होते हैं वो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं करते हैं, लेकिन महाभियोग के समय वो कैंडिडेट सभी वोट करेंगे जो नॉमिनेटेड भी थे। चलिए, यह बात ध्यान रखना है। अब इन चीज़ों के बाद अब है ये जो कार्यकाल का जिक्र है 5 साल का, इस कार्यकाल 59 के 56 के हिसाब से तय होता है। अब आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट का। एक बार इनका पता चल गया, कार्यकाल पता चल गया, बाकी चीज़ें पता चल गई, तो पद पर जब ये होते हैं तो इनकी शक्तियां क्या क्या होती है ना। तो आप इनके पावर का, प्रेसिडेंट के पावर का आप समझिए कि 7 चीज़ों में बांट सकते हैं। कार्यकारी शक्तियां हैं इनके पास, विधायी, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीति, सैन्य और आपात शक्तियां हैं। ये 7 इनकी शक्तियां हैं। जैसे कार्यकारी शक्तियां मतलब जो एग्जीक्यूटिव के तौर पर करते हैं, जो आप किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट देखते हैं ना, ये इनकी कार्यकारी शक्तियां हैं, जिसमें वो वित्त आयोग का वो करते, ये किसी की नियुक्ति लोग से क्या यूपीएससी के चेयरमैन को नियुक्त कर रहे हों, या कहीं भी किसी भी चीज़ को ये जो नियुक्त करते हैं, राजदूत नियुक्त करते हैं, बाकी जितने भी इनकी नियुक्ति की शक्तियाँ हैं वो कार्यकारी शक्तियों के अंदर आता है। फिर विधायी जो शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर या जो विधायिका का निर्माण है, जो नियम बन रहा है, वहाँ जो नियुक्तियाँ हैं उन लोगों का, उनको बुलाना, उनको करना, वो सब इनकी विधायी शक्तियों के अंदर आता है। जैसे आप जो नॉमिनेटेड मेंबर देखते हैं राज्यसभा में या लोकसभा में, तो उनकी शक्तियाँ विधायी शक्तियों के अंदर है। सदन की बैठक बुलाना, सदन का भंग करना, किसी भी चीज़ पर मांगना कि पेंडिंग है ये बिल, ये कहाँ है, क्या है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना, सारी विधायी शक्तियों के अंदर आता है। फिर उनके पास कुछ वित्तीय शक्तियाँ हैं, जिसमें जितना भी वित्त विधेयक है, इस वित्त विधेयक को बिना राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के इसमें पेश नहीं किया जा सकता। या फिर वित्त आयोग का गठन है, जो राज्यों और सेंटर, स्टेट और सेंटर के बीच में जो राजस्व का बंटवारा करती है, उन सेवों की नियुक्ति करना, ये विधायी शक्तियों के अंदर आता है। फिर है न्यायिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो न्यायिक शक्तियाँ जो प्राप्त है उसमें सज़ा माफ़ कर देना। आपने सुना होगा कि कभी कभी राष्ट्रपति के पास बहुत सारा मामला जाते रहता है, जैसे किसी को मृत्युदंड मिल गया तो राष्ट्रपति चाहे तो माफ़ कर सकता है, चाहे तो उसको कम कर सकता है। तो इस तरह की जो शक्तियाँ हैं इनकी न्यायिक शक्तियाँ हैं, और राष्ट्रपति किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकता है, कम कर सकता है, या केस खत्म कर सकता है। अब है कूटनीतिक शक्तियाँ। कूटनीतिक शक्तियाँ क्या है, तो आपको ये समझना होगा कि हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता करते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। लेकिन हाँ, एक बात ये ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर होता है। हमेशा ये बेसिक बात याद रखना है कि हमारे यहाँ सारे कार्य राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही करते हैं, सेंट्रल मंत्रिपरिषद। तो ये जो कूटनीति है, ये अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियाँ होती है सब राष्ट्रपति के नाम से होता है। राजदूत की नियुक्तियाँ जो होती है, राजदूत की नियुक्ति हो या उच्चायुक्त की नियुक्ति हो, सब राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये कूटनीति शक्तियाँ हैं। ये दूसरे देश में नियुक्त होते हैं हमेशा राजदूत। भारत से बाहर के देशों में जो हमारे प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं वो होते हैं, उच्चायुक्त बोल सकते हैं, राजदूत बोलते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। सैन्य शक्तियाँ, आपने तो सुना ही होगा कि इनके पास जल, थल और वायु तीनों सेनाएं इन्हीं के पास है। मतलब ये सभी के सर्वोच्च कमांडर, ये अध्यक्ष होते हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं। तो इनके पास सैन्य शक्तियाँ भी प्राप्त। फिर आपात की शक्तियाँ प्राप्त है। अपने यहाँ राष्ट्रीय आपात हो या राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपात हो। राष्ट्रीयपति शासन अभी तक इंदिरा गांधी के समय में लगा है, तो जब सशस्त्र विद्रोह का मामला हो, कोई दिक्कत हो, इसके बाद नियम, राष्ट्रपति शासन का नियम भी थोड़ा इमरजेंसी का बदल दिया गया था इंदिरा गांधी के बाद। तो जब देश में आपातकाल की शक्तियां, पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लगाना हो तो 352 अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति लगा सकते हैं। अगर राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाना हो, किसी राज्य में लगता है कि सरकार चल नहीं रही है, सरकार चलाने में विफलता हो रहा है, शासन ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसमें 365 का इस्तेमाल, 356 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। फिर वित्तीय आपात, जब लगे कि देश में पैसे की कमी है या किसी तरह का वित्तीय समस्या उत्पन्न हो गया है जो भयावह धारण कर रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल करके वो वित्तीय आपात लगा सकते हैं। इन चीज़ों के बाद भी राष्ट्रपति के पास और भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं। उसमें से एक शक्ति ये है अध्यादेश पारित करने का शक्ति। आप एक तरह से ये समझें तो ये पूरे के पूरे संसद जैसा पावर इनको दे दिया जा गया है। तो 123 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या है, जब सदन कार्रवाई में नहीं है, उस समय ऐसा कोई नियम की जरूरत है, कोई एक्ट, कोई कानून का जरूरत है, तो राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद 123 के शक्तियों का इस्तेमाल करके
पारित कर सकते हैं उसको। इसके बाद उनको वीटो पावर मिला हुआ। वीटो पावर भी कई तरह का होता है, आत्यांतिक वीटो है, जेबी वीटो है, इसी तरह करके। तो ये वीटो का पावर उनको मिला हुआ है। वीटो पावर क्या है? वीटो पावर मतलब विशेषाधिकार है इनके पास। कोई नियम पारित हो गया और वो चाहते हैं कि इस नियम को एक बार फिर पुनर्वलोकन हो, गलती हुआ या कोई अपना सलाह देना चाहते हैं तो उसको वो रोक के वापस कर सकते हैं। या कभी कभी ये चाहते हैं कि पार भी नहीं हो, रुका भी रहे, नहीं हाँ कहते हैं नहीं कहते हैं, तो भी ये वीटो पावर के अंदर आता है, ये रोक सकते हैं, इसको जेबी वीटो बोलते हैं। तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है। तो ये था अपने राष्ट्रपति के बारे में, आपको वो सारे ध्यान रखना है। तो ये खत्म करते हैं। अभी एक संक्षिप्त में हम लोग इसको देख रहे हैं, बाद में अलग से एक एक बिंदु पर, एक एक टॉपिक पर, है ना, सभी का वीडियो बना देंगे। अगर हम पूरा विस्तृत में इसको बताएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बाद में देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी सेट है इसको मारते रहें। सेट का ना अभी ये है कि ये हम अभी क्या बता रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो टॉपिक आए हैं उन टॉपिकों का यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मारें और जब भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।